जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजेश इस वक्त मौजूद हैं और आज एक बार फिर से ईरान अमेरिका को लेकर चुकी। आज सुबह आपने जो खबर सामने आई कि भाई टाइम बाउंड खत्म होने से पहले जो सीज फायर किया गया था कुछ घंटे पहले अमेरिका और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अब सीज फायर को आगे कंटिन्यू किया जाता है, लेकिन कुछ उनमें उन्होंने टर्म एंड कंडीशन रखा कि हम उम्मीद करते हैं या उधर से जब तक प्रपोजल नहीं आ जाता। लेकिन सवाल यह है कि जो अमेरिका अब तक इतना एग्रेसिव था, आक्रामक था, सारे पावर प्लांट्स उड़ा देंगे। हाँ, सब कुछ तबाह कर देंगे, पुल ध्वस्त कर देंगे, पावर प्लांट उड़ा देंगे, तुमको पाषाण काल में वो कौन सी युग में डाल देंगे। वो तमाम बातें कहने के बाद ये कौन सा तरीका है सर? अचानक भाग लिए, तो समझ में नहीं आया। अच्छा, पिछली बार आपने एक टाइम बाउंड भी किया था कि इतने दिन के भीतर, इस बार तो अनंत काल वाली कहानी शुरू हो गई। और ये जो टाइम बाउंड है ना, जो इस तरह के विंडोज डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे दिए। पहले कहा 48 घंटों का वक्त देते हैं, 48 घंटे खत्म भी नहीं बोला, 5 दिनों का वक्त दे रहे हैं, 5 दिन पूरे नहीं हुए 10 दिनों का वक्त दे रहे हैं, फिर 14 दिनों का सीज फायर कर दिया और सब एक तरफा रहा। ईरान अपनी बात पर हमेशा अड़ा रहा। वो कहा कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम मजबूती से पलटवार करते रहेंगे और हम 6 महीने की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ईरान ने कभी पीछे नहीं हटा और डोनाल्ड ट्रंप बार बार पीछे हटते रहे। और इस बार जो आज सवेरे जो उन्होंने बहाना बनाया, मैं बहाना शब्द यूज कर रहा हूँ, आज जो बहाना बनाया वो ये कह रहे हैं कि ईरान के जो नेता है, ईरान की जो शासन है वहाँ पर उनका फ्रैक्चर्ड व्यूज है, वहाँ अलग अलग व्यूज आ रहे हैं वहाँ पर शासन में। तो वहाँ से जो प्रपोजल अभी आएगा वो उस तरह के प्रपोजल पर बात नहीं करना चाहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि पहले ईरान के शासक जो भी वहाँ कमांडर्स है, जो सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई है, पहले मिलकर ये डिसाइड कर लें कि वो चाहते क्या है। ये कह कौन रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। वो क्या चाहते हैं वो ये बताएंगे क्या? तो इनका कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का आज का बयान है कि जब वहाँ से एक कंक्लूसिव कोई आ जाएगा प्रपोजल, तब तक हम सीज फायर का ऐलान करते हैं। मतलब अमेरिका इस युद्ध से भाग गया। अच्छा, एक चीज मेरा सीधा सवाल है कि ईरान तो हमें झुकता हुआ दिखा नहीं, इसमें कभी नहीं झुका। और भाई वो मुंह पर बोल रहा है कि हम नहीं आ रहे बातचीत करने, क्या कर लोगे? इस्लामाबाद में अभी कल वाली जो वार्ता थी, वहां पर बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमारी टीम निकल चुकी है, वाइस प्रेसिडेंट निकल चुके हैं। अमेरिकन मीडिया बार बार ये कह रही थी कि सब यहीं के यहीं है, कोई कहीं नहीं निकला है। ईरान बार बार कह रहा था हम नहीं आ रहे हैं। तो अगर स्थिति ये होगी कि राष्ट्रपति कहेगा कि हमारी टीम निकल चुकी है, शाम को पहुंचने वाली है, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वहां पहुंचने वाले हैं, और अमेरिकन मीडिया कह रही है सब के सब, तो ये गया कौन है? अच्छा, दिलचस्प ये है देखिए कि एक कहा जाए कि सोशल मीडिया वॉरफेयर में भी ईरान बहुत तेज है, बहुत आगे है। आज उसने एक वीडियो जारी किया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया था और उसके बाद आपको बता दें एक तस्वीर बड़ी ज़बरदस्त थी, हालांकि इस वीडियो से इतर थी और रियल तस्वीर थी। ईरान ने जो तेहरान में सबसे मेन स्क्वायर सर्कल है वहां पर ईरान की सबसे ताकतवर मिसाइल का मतलब कॉमनली एक तरह से वहां उसने उसको शोकेस किया है, दिखाया, जनता के सामने भरोसा दिया। और ये संकेत था अमेरिका को कि अगर तुमने इस बार कोई गलती करने की कोशिश की, हालांकि उसकी मारक क्षमता 2000 प्लस है, 2000 किलोमीटर प्लस है, और ये दिखा रहा है कि हम दबे नहीं, खत्म नहीं हुए, हमारे पास तो बहुत कुछ ताजा चीजें पड़ी हैं जो न जाने कहां कहां तक हम पहुंचा सकते हैं। अब सवाल ये है कि सर अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। पहला जो उन्होंने हमला किया था 28 फरवरी को 8:15 बजे सवेरे हमला किया था अमेरिका और इजराइल ने मिल करके। जो पहला हमला हुआ जिसमें सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई मारे गए, 40 से ज्यादा कमांडर्स मारे गए, पूरी की पूरी सरकार को आपने खत्म कर दिया क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं था। तो आपके पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आ गए थे। आप पहले से महीनों से वहां की इंटेलिजेंस की गैदरिंग हो रही थी कि कब एक साथ एक छत के नीचे सारे मिल जाएं। तो उनके पास जब आ गया कि हाँ इस छत के नीचे सारे एक साथ अभी खड़े हैं, तो हमला करके उन्होंने सबको मार दिया। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कैलकुलेशन था कि एक बार अगर सुप्रीम लीडर को मार देंगे, आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ को मार देंगे, तो ना वहां आदेश देने वाला रहेगा ना वहां आदेश लेने वाला रहेगा। तो लड़ेगा कौन? कोई नहीं। उनको लगा कि घुटनों पर आ जाएगा ईरान और उसके बाद जो कच्चा तेल है, जो तेल के कुएं हैं, वो हमारा और कमजोर ईरान इजराइल का। यही उनकी प्लानिंग थी। असल में इन्होंने इजराइल वाली पॉलिसी अपनाई कि वहां जो हिजबुल्ला चीफ था उसको मार दिया गया था, नसरल्ला को, उधर हमास के चीफ को मार दिया। इनको लगा कि सारा डिस्ट्रॉय हो गया था। वही चीज ईरान में, लेकिन ईरान वेनेजुएला समझ रहे थे। अच्छा, लेकिन अब ये बताइए कि इसके बाद अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी? अमेरिका क्या ये चला गया, अब युद्ध की कोई संभावना नहीं है, ये मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिटिक्स है, थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी? देखिए, अमेरिका दो बातें कह रहा था बार बार। जब वहां पर ईरान में प्रदर्शन हो रहे थे, वहीं की जनता, वहीं
खमनेई शासन के खिलाफ जब सड़कों पर उतर रही थी, महंगाई मुद्दा होता था। और जो उनका कहना है कि जो खमनेई जो रिजीम था, उनके ऊपर जो ओरिजिनल जो ईरानी हैं उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो जो महीनों तक वहाँ प्रदर्शन हो रहा था, तो वहीं पर मौका ताड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने, और जब गोलियां चलाई गई और बहुत सारे ईरानी मारे गए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम मरते नहीं देख सकते आम ईरानी को, तो हम इंटरफेयर करेंगे, हम मदद लेकर आ रहे हैं। तो उनको मौका मिल गया। उनका जो मुद्दा था कि हम परमाणु जो कार्यक्रम है उसे रोकना है, वो ये कह रहे थे। दूसरा, खमनेई शासन को बदलना है, क्योंकि उन्हें तेल के कुओं पर कब्जा करना था। और ये कई दशक पुराना एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो कहते सुने जा रहे हैं कि अमेरिका को ईरान के तेल के कुओं पर कब्जा कर लेना चाहिए। ये 25-30 साल पहले का एक बयान है। तो मतलब ये हुआ कि उनके दिल में तो पहले ही से ये इच्छा थी कि वो ईरान के तेल के कुओं पर कब्जा कर लेंगे। अब वो राष्ट्रपति हैं, तो उनको मौका भी मिल रहा था, तो उन्होंने हमला कर दिया। तो ना वो खमनेई शासन खत्म कर पाए, अपना पिट्ठू नहीं बैठा पाए वहाँ वेनेजुएला की तरह, और ना वहाँ पर वो परमाणु कार्यक्रम को रोक पाए। यहाँ पर आपको मैं एक याद दिला देता हूँ संजय, नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है वहाँ तुलसी गबार्ड, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में है। उनका एक लिखित बयान है, और उसमें वो कह रही हैं कि 2025 के जून में जो युद्ध हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, उसमें उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद कर दिया गया था। तो परमाणु कार्यक्रम तो चल ही नहीं रहा था, तो फिर परमाणु कार्यक्रम रोकने कहाँ गए थे? और 16 में इन्होंने ही अपने, अब यही डोनाल्ड ट्रंप ने ना, जब उसके साथ वो समझौता था उसको करार तोड़ के वापस चले गए थे, उसके बाद आपने इतने प्रतिबंध लगा दिए थे। अच्छा देखिए, ईरान झुकना होता तो इतने सैंक्शन के बाद वो कभी का टूट गया होता। वो अपने पॉलिसी में बहुत कुछ परिवर्तन नहीं किया, वो उसी तरीके से चलता रहा। जब आपको लगा कि भाई इसके बावजूद आपके सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं, तो आपने ये हथकंडा अपनाया। लेकिन इसमें भी वही पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला, इराक वाला, वियतनाम वाला हाल हुआ। यहाँ पर मैं दर्शकों को ये बता देता हूँ कि आखिर ईरान 20 कैसे पड़ा, झुका कैसे नहीं, डरा कैसे नहीं, हारा कैसे नहीं। जब उन्होंने ये पूरी प्लानिंग कर ली थी, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने, कि हम ईरान पर हमला करते हैं और मार देते हैं अयतुल्ला खमनेई को, तो उनको लगा खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पाया कि अयतुल्ला खमनेई अपने रहते, अपनी जिंदगी में ही उन्होंने जो 31 डिस्ट्रिक्ट्स है ईरान में, जो ब्रिगेड्स है वहाँ पर IRGC के, सबको मैंडेट दे दिया कि अगर सरकार या सुप्रीम लीडर नो कांटेक्ट में आ जाए या खत्म हो जाती है, मार दिया जाता है अमेरिका के द्वारा या इजराइल के द्वारा, तो सारे जो ब्रिगेड्स हैं उनके पास मैंडेट है सुप्रीम लीडर का कि आप पलटवार करोगे। और उनको टारगेट्स दिया हुआ था कि आप खाड़ी के देशों में जहां पर सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, वहां आप करोगे। और ये आधिकारिक बयान है डोनाल्ड ट्रंप का कि उन्हें ये उम्मीद ही नहीं था कि खाड़ी के देशों पर सैन्य अड्डे जो अमेरिका के, वहां पर हमला ईरान करेगा। तो कैलकुलेशन तो सारे फेल हो गए। सही बात। तो मुंह की खाएगी। ईरान में सर कल देखा हमने, इतनी बड़ी संख्या में सरकार के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे थे। पहली बार ऐसा हुआ, लाखों लोग उतरे थे। वो तस्वीर आपको याद होगी जब सरकार के विरोध में लोग उतरे थे। उससे ऑपोजिट ये तस्वीर थी सरकार के समर्थन में, यानी वहां राष्ट्रवाद को लेकर जो अब ये सब कुछ हुआ अमेरिका के साथ, जो क्लैशेस और इजराइल के साथ हुए, इसके बाद लोगों के अंदर वो चीजें परिवर्तित हो गई। हालांकि उस वक्त महंगाई का असर जरूर था, लेकिन इस बार लोगों को लगता है कि अस्तित्व बचाने की चुनौती है। दूसरा, एक जो नैरेटिव अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है कि IRGC यानी जूनियर खामेनेई और एक तरह से अरागची में बन नहीं रही है, ये क्लैश की स्थिति पैदा हो गई है। इन्फॉर्मेशन वार है, यही तो बोला है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर तब तक लागू होगा जब तक वहां से एक मैंडेट कंक्लूसिव नहीं आ जाएगा, यानी सबके जो विचार हैं एक जैसे हो जाएंगे ईरान में, तब हम बातचीत करेंगे, तब हम खत्म करेंगे इस युद्ध को, सीज फायर तब खत्म करेंगे, या मामला पूरा सुलट जाएगा, हमारे बीच में बातचीत हो जाएगी। तो वो तो है ही नहीं। भला ईरान में फ्रैक्चर कैसे वहां भी हो सकता है जो बर्बाद हो चुका है। एक खबर ये भी आई कि पाकिस्तान पर ईरान को भरोसा नहीं हो रहा। अच्छा, ये भी है कि बॉर्डर इलाके में जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, उन्होंने ईरान में कुछ घुसपैठ करने की कोशिश की थी, उसको भी IRGC ने डिस्ट्रॉय किया है। एक तरफ तुम ये हरकत कर रहे हैं, दूसरा तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। जाहिर सी बात है कि ईरान और पाकिस्तान में भी दुश्मनी रही है, बॉर्डर को लेकर रही है। और ये भी आरोप है कि भाई यहाँ पर आसिम मुनीर जो कि अमेरिका के पिट्ठू बनकर इधर की चमचागिरी ज्यादा कर रहे हैं, उधर की बातें कम कर रहे हैं। तो ईरान को ये ट्रस्ट नहीं था। क्या इसमें वाकई में डोनाल्ड ट्रंप ने समय लिया है, या फिर ये छोड़कर निकल गए कि भाई अब इसमें पढ़ना ही बेकार है? अब मैं कुछ टेक्निकलिटीज में चला जाता हूँ। अमेरिका और इजराइल जिस इंटरसेप्टर से ईरान के ड्रोन्स को गिराते हैं या उनके मिसाइल्स को गिराते हैं, मारते हैं, जिस इंटरसेप्टर से आधिकारिक बयान है कि वो एक महीने में 5 या 6 बना पाते हैं। और जो शाहिद जो ड्रोन्स है 131, 136 ईरान का, वो एक महीने में, और जो मिसाइल्स है वो 100 बन जाते हैं ईरान के पास। तो जो जिस ड्रोन्स को गिराने के लिए
अमेरिका जो इंटरसेप्टर बनाता है, इजराइल जो बनाता है, महीने में 5 बना पाता है, और ये 100 ऐसे ड्रोन्स बना लेता है। तो अब जो एक विंडो मिला है 14 दिनों का पहले, और जो सीज फायर है जिसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, तो एक तरफ ईरान, जो अभी आपके पास खबर आ रही थी कि चाइना से वहां पे रॉकेट फ्यूल जा रहे हैं, अभी निक्की हेली का कल का पोस्ट है एक्स पे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस जहाज को अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया है 2 दिन पहले, उसमें रॉकेट फ्यूल था, चाइना से जा रहा था ईरान। इसके पहले वाशिंगटन पोस्ट में खबर छपी थी कि तो चाइनीज वेसल्स थे जिनमें रॉकेट फ्यूल जा रहा था ईरान। तो मतलब साफ है कि ईरान को इन चीजों की सप्लाई चाइना कर रहा है, और 24 घंटे वहां पहाड़ों के नीचे जो सुरंगें हैं वहां मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं, ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। तो एक तरफ जो ये जो विंडो मिल गया है, जो टाइम मिल गया है, तो इजराइल अपने इंटरसेप्टर्स बनाएगा, अपने मिसाइल्स बनाएगा, और वही 2 गुनी गति से ड्रोन्स बनाएगा और मिसाइल्स बनाएगा ईरान। तो अगर फिर से कोई परिस्थिति आती है और युद्ध दोबारा शुरू होता है, तो जो अभी 40 दिनों का युद्ध चला है उससे ज्यादा भयानक हो सकता है। नहीं, अब ट्रंप नहीं लग रहा है कि अब आने की स्थिति में है दोबारा। अब वो 90 लाख लोग सड़क पे उतर आए थे एक तो मिड टर्म इलेक्शन के बीच में, नवंबर में मिड टर्म पोल्स है वहाँ, कांग्रेस का वहाँ चुनाव होना है, तो अब ऐसे ही इनकी स्थिति बहुत खराब है। तो अगर ये नहीं वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, तो जो वहाँ पे डेमोक्रेट्स है वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, कर क्या पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप एक चीज और है, व्यापारी हैं। इनके लिए इज्जत सम्मान कहा जाता है बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि बयानों से ऐसे रहते हैं। हाँ, डील अगर अच्छी है, व्यापार अच्छा है। अब तो आरोप ये भी लग रहा है कि इस युद्ध में भी उन्होंने वहां के शेयर बाजार में खूब पैसे कमाए हैं। जब अनाउंसमेंट होता था उसके पहले ये पैसा लगाकर, और उसके बाद जो है कि मार्केट को ऊपर चढ़ा के वहां से पैसे बना लेते थे। अब व्यापारी आदमी, उनको तो डील से मतलब है, यहाँ डील नहीं समझ में आ रही तो वो वापस चले गए। अब आप लोग उनको क्रिटिसाइज करते रहिए, बोलते रहिए, कुछ भी करते रहिए, डोनाल्ड ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अमेरिका की सेहत का जरूर इससे फर्क पड़ता, और ये दबाव डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर था, और इसीलिए कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को एक बार फिर से उस रास्ते पर ला दिए कि मेक अमेरिका लूज अगेन। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप अफगानिस्तान, सरकारें तब अलग थी, वहां पर गवर्नमेंट अलग थी, अब दूसरे राष्ट्रपति थे, तब भी वापस जाना पड़ा था। वियतनाम एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा धब्बा अमेरिका के मुंह पर है। इसके बाद इराक में आए, सद्दाम हुसैन को उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन क्या मिला वहां से, हासिल क्या हुआ, ये बताइए। और अब ईरान की स्थिति वो है, ईरान से भी इनको वापस जाना पड़ा। जितने आसपास के देश इनका समर्थन कर रहे थे, सब मुंह पर ताला बंद लगाकर बैठे हुए हैं कि ये गए वापस, यहाँ से 4 मिसाइलें आई तो फिर करेंगे क्या हम, है ना। ये स्थिति पैदा हो चुकी है। तो अब ये इसका कंक्लूजन क्या माना जा सर? डोनाल्ड ट्रंप खाली हाथ लौट गए, आए थे तेल के कुओं पर कब्जा करने, आए थे वहां पर सत्ता में बदलाव करने, ना वो सत्ता में बदलाव कर पाए। आज भी वहां पर खमनेई रिजीम है, आज भी तेल के कुएं ईरान के पास है, आज भी खर्ग आइलैंड पे ईरान का ही कब्जा है, आज भी हॉर्मुज स्ट्रेट पे ईरान का ही नियंत्रण है। तो मिला क्या? खून के आंसू रुला दिया, क्या कर लिया आपने? खाली हाथ लौट के घर गए। और कल भी अगर खुल जाता हॉर्मुज तो ईरान का ही कब्जा रहेगा, फिर से वहां तेल सप्लाई। आप 4 दिन वहां पर अगर बैरिकेड लगा लेंगे तो क्या कर लेंगे? कितना प्रेशर आपने क्रिएट कर लिया। वो जस का तस वहीं पर खड़ा रहा। आपसे समझौता करने को पाकिस्तान नहीं आता है। अपनी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए वहां की जनता सड़कों पर खड़ी हो जाती है, उतर जाती है, और आप क्या करते हैं? वहां से बयान देते हैं। अमेरिका में क्या होता है, 90 लाख अमेरिकी सड़क पे आते हैं, ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। 3 बार नो किल्स प्रोटेस्ट हो चुका है। अक्टूबर में हुआ था, जून में हुआ था, पहली बार 50 लाख लोग सड़कों पर उतरे, दूसरी बार 70 लाख लोग उतरे, 2700 शहरों में उतरे, और ईरान युद्ध के वक्त 3100 शहरों में 90 लाख से ज्यादा अमेरिकी सड़क पर उतरे और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारा बुलंद किया, आवाज बुलंद की। तो कुल मिलाकर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप फंसे थे बुरे तरीके से, और अब बिना किसी लिमिट के, बिना किसी समझौते के, बिना किसी कहा जाए टाइम बाउंड डेट के, अब यहाँ से वो बोरिया बिस्तर झोला उठा के चल चुके हैं। अब हमें नहीं लगता कि इस पूरे मामले पर आगे कोई डेवलपमेंट होने वाला है। ये थोड़ी मोड़ी इधर से भी कभी बयानों के तीर छोड़ जाएंगे, उधर से भी 1-8-1.5 महीने में, 2 महीने में ये सारी चीज़ें, यानी सारे पक्ष ठंडे हो गए। इजराइल भी अब बहुत हद तक डेंट उसको लग चुका है, ईरान भी समझ चुका है, और अमेरिका सबसे ज़्यादा नुकसान में था, वो भी समझ गया कि बिना वजह हम इसमें कूदे थे, अब जितना बचा है उतना वापस लेकर चलो। ये कहानी थी। तो कुल मिलाकर ये है, देखिए कि इस फोरम पर अब जाहिर सी बात है कि तनाव की परिस्थितियां तो बनी हुई हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन जो मिसाइलें गरज रही थी, विमान ऊपर से हवा में कुलाचे भरते हुए दिखाई दे रहे थे, बम गिराते दिखाई दे रहे थे, वो तस्वीर अब शांत हो चुकी है। हाँ, अगर टेक्निकली तौर पर देखा जाए, अगर ये बातचीत शुरू होती है आगे तो और अच्छा बेहतर संकेत मिलेगा, लेकिन इसमें भी अमेरिका की शर्तें नहीं बल्कि ईरान की डोमिनेंसी अब इस बातचीत में ज़्यादा मायने रखेगी, क्योंकि ईरान अपनी शर्तों पर अडिग है, अपने तरीके से डील करता हुआ दिखाई दे रहा है।
वरना ईरान कहता कि हम आ रहे हैं पाकिस्तान, उनको बुलाओ वहां पर। अब ये कह रहे कि हमारे अधिकारी जाने वाले हैं और हमारे जो डिप्टी है वो जाने वाले हैं, लेकिन उधर से कहते कि हम आएंगे नहीं, तुम लोग आओ, बात ही खत्म। तो देखा इसमें कौन चुका, वापस जाना पड़ गया इन लोगों को। आए भी, अगर आते भी तो जाना पड़ जाता। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें अमेरिका झुकने को मजबूर हो गया, ईरान अपनी शर्तों पर अडिग है और अमेरिका मजबूर भी है। अमेरिका के सामने दूसरा कोई चारा नहीं बचा था। अब आपको क्या लगता है, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से वर्ल्ड अपडेट, जियो पॉलिटिक्स और युद्ध की जितने भी खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।